प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस में संबंध। प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस में संबंध। सर जी आज के हमारे छुट्टी रही। कहेंगे हमारे तो 3:30 बजे 4 बजे तक छुट्टी। तो 4 बजे तो रही हो, छुट्टी कही जा रहा था। तुम 3 बजे वाले की ताज छुट्टी दिन को कहा था? जब पेपर रहे हैं। हाँ सही था ना, बिल्कुल 3 से 4 नहीं बैठ रहा। वह इंग्लिश मीडियम वाला बैच है। 11 वाला 1 बजे जाएगी। प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस में संबंध है। अब अगले साल केवल 11 वाला पढ़ाना है बस, अब 10 वाला बवाल नहीं पढ़ाना, टाइम नहीं रहा था। नहीं अभी तक 9 रहा है, पिछले साल आसुन 9 नहीं बना, तो अब 10 बचा, तो 10 अगले साल निपटा देंगे। केवल 11 12 4 बैच बस। तो यहीं पढ़ा लिए ना, शाम के थोड़ा में पढ़ेंगे। लिखो प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस में संबंध। सही है। अब देखो मान लिया ये हमारा कोई बेटा लेंस है, ये क्या है लेंस। प्रथम फोकस यहाँ पे होता है F1 और द्वितीय फोकस यहाँ पे होता है F2। इधर का मान लिया अपवर्तनांक है N1 और इधर का अपवर्तनांक कितना है, तो डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है, प्रथम फोकस डिवाइड बाई द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस डिवाइड बाई द्वितीय फोकस माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक डिवाइड बाई दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये सूत्र होता है बेटा, नोट कर ले। किलो वाला लड़ाई नहीं अंकित के ठोक नीचे रोड जा आजकल तो हाथ से मका दो तो खावा हमारे बोल नहीं भाई मैं क्या रहा है तो ये काली रहा तो फायदे पर क्या समझ गया हो गया। अब देखो एक सवाल लिखते हैं। अब यहां ये लिख लो बेटा, जहां F1 बराबर प्रथम फोकस दूरी, F1 का बच्चा पढ़ेंगे आप लोग, प्रथम फोकस दूरी F2 बराबर द्वितीय फोकस दूरी और N1 बराबर लिखें बेटा प्रथम फोकस के माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम फोकस के माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। और N2 बराबर लिखें बेटा द्वितीय फोकस के माध्यम का अपवर्तनांक। द्वितीय फोकस के माध्यम का अपवर्तनांक। अब सुनो बेटा यहाँ से, तो F1 आपका प्रथम फोकस, F2 आपका द्वितीय फोकस दूरी, N1 प्रथम फोकस जहां पर है उस माध्यम का अपवर्तनांक और N2 द्वितीय फोकस जहां पर है उस माध्यम का अपवर्तनांक। सही यहां तक। अब देखो एक सवाल लिखते हैं बोर्ड का, उसको करते हैं। सही है। अब देखो सवाल कह रहा है यदि किसी पतले लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक है N1 व N2 तथा लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरियां F1 और F2 हैं, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए लेंस हमारा ये है, बोला है कि इधर का माध्यम का अपवर्तनांक है N1 और इधर के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है N2 और इधर का फोकस है F1 और फोकस दूरी है F1 और इधर का फोकस बिंदु है F2 और ये दूरी कितनी है। ठीक है। इन दोनों में संबंध पूछा है, तो हमें पता है कि किसी भी लेंस के दोनों फोकस दूरी का संबंध क्या होता है, F1 बाई F2 इक्वल टू माइनस N1 बाई। अब इनमें से कोई तो ऐसा मान है दिया नहीं है,
अब आप अगर F2 को इधर भेज दें, F2 कहां भेज दें, तो ध्यान देखना है, F2 बराबर माइनस N1 N2 बाई F1, सॉरी F1 बराबर F2, ये बनेगा। अब देखो F1 की वैल्यू दी है, कितना दी, माइनस N2 है यहाँ पर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस N1, क्योंकि ये ऑप्शन तो सही होना नहीं है और ये ऑप्शन भी नहीं सही होना, तो या तो ये सही होगा। तो अब ध्यान से देखो, हमने F1 का मान निकाला तो F1 का मान तो नहीं मिल रहा, अब हम F2 का मान निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, तो इन सबको इधर भेज दूं, तो F2 बराबर माइनस बनेगा, और ये नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा और ये नंबर डिवाइड में जाएगा, तो ही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब F2 बराबर मिलाओ माइनस N2 बाई N1 F1, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, नोट कर लेते। अब देखो इधर इस सवाल में बोला है आपसे कौन सा, बी नंबर, हाँ बी होगा। अब देखते हैं क्या बोला है, सूत्र में बोल रहा है F बराबर दिया है NR अपॉन N माइनस 1, यदि अपवर्तनांक यानी कि n का मान उसने कहा कि 1.5 हो, कितना हो, तो r का बताइए, तो हम लिखते हैं F बराबर n बाई r n माइनस 1, तो n का मान 1.5 रखने पर किया जा सकता है। तो F बराबर बेटा ध्यान देखो 1.5 r डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1 बनेगा, तो क्या यहां से 1.5 r यहां बचेगा कितना 0.5, अब 5 से इसको डिवाइड करोगे F बराबर कितना आ जाएगा 3r, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, नोट कर ले। सही है, 0.5 कहां से आ गया, 1.5 से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। मैं आज राहुल जी को फोन करूंगा हर हाल कि गौरव के 2-3 सवाल हैं, काल एक वाला सवाल नहीं बता पा रहा था, लॉग वाला तो ठीक है, ये वाला तो कह जाऊँ, गौरव का एक सवाल है कि जब 1.5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.5 कैसे आता है। हाँ तो वो आज हमें राहुल जी दिखाएंगे। हटा दूं, अब हेडिंग डालो बेटा, फोकस दूरी की निर्भरता, चाहे डायरेक्ट लिख लो फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर, नहीं हेडिंग है निर्भरता, फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता, फोकस दूरी की अपवर्तनांक में निर्भरता। हो गया, लिखो बेटा, जब हम किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, परंतु
प्रकृति नहीं बदलती है। नोट करो। अब उसने क्या कहा है कि जब आप लेंस को लेते हैं और उसे एक ऐसे द्रव में डुबो देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। लेंस के अपवर्तनांक से क्या है, तो हमने मान लिया इसमें कोई हमारा बेटा द्रव भरा है, क्या है, जिसका अपवर्तनांक है n1, कितना है, ये हमारा कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक है n2, क्या है। अब उसने कहा है कि यदि n2 ज्यादा हो n1 से, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो किससे, द्रव के अपवर्तनांक से, तो जब आप इस लेंस को इस द्रव में डुबोएंगे, जब इस लेंस को आप इस द्रव में क्या करेंगे, तो जो लेंस की फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाएगी। तो माना डुबोने से पहले फोकस दूरी मान लिया यफ है, फोकस दूरी कितनी है, यफ है। तो द्रव में डुबोने के बाद फोकस मान लिया वो हो गई बेटा यफ डैश, कितनी हो गई, तो उसने बताया कि द्रव में डुबोने के बाद जो फोकस दूरी आएगी वो ज्यादा आएगी द्रव में डुबोने से पहले की फोकस दूरी। बस ये है बोला गया कि जब आप किसी लेंस को ऐसे माध्यम में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नोट करो, इसमें जो भी नोट करना हो। इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाँ, समझने के हिसाब से देखिए। होगा भैया। अब देखो, अभी हमने क्या किया कि लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जिसका अपवर्तनांक क्या था, कम था, जिसका अपवर्तनांक लेंस से क्या था, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलती। प्रकृति का मतलब अगर वो अवतल है तो अवतल ही रहेगा और उत्तल है तो, अब हो सकता है कि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा हो, जिससे क्या हो, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सही, यहां तक तो इसी का बी पॉइंट लिखना बेटा। यदि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोते हैं, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अर्थात अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह अथवा उत्तल लेंस की तरह और उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करने लगता है। नोट करो यहां तक कि मैं समझाऊं। अब देखो, उन्होंने कहा है
कि यदि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक, जिसका क्या, लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है, तो अब लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अगर आपने इस तरह के मान लिया कि कोई द्रव है जिसका अपवर्तनांक है बेटा n1, कितना है, n1, और ये हमारा कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक है n, कितना है, तो बोला गया यदि द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हुआ लेंस के अपवर्तनांक से, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हुआ किससे, लेंस के अपवर्तनांक, तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। यानी कि अगर आपने अवतल दर्पण को डुबाया तो वो उत्तल बन जाएगा, और उत्तल को उसके अंदर डाला तो वो अवतल बन जाएगी। तो यही लिखा है कि लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अर्थात अवतल लेंस उत्तल की तरह या उत्तल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करने लगता है, कार्य करने लगता है। सही है। तो यदि द्रव का माध्यम कम है, द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो फोकस दूरी बढ़ेगी पर प्रकृति नहीं बदलेगी, मतलब अवतल अवतल ही रहेगा, उत्तल उत्तल ही रहेगा। दूसरा केस है कि द्रव की अपवर्तनांक ज्यादा हो लेंस से, तो फिर लेंस की प्रकृति बदल रही है, उत्तल है तो अवतल हो जाएगा, और अवतल है। अब तीसरा केस क्या बन सकता है, नहीं, प्रकृति बदल गई ना पूरी पूरी। अब तीसरा ये हो सकता है कि लेंस और द्रव दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाए, दोनों का अपवर्तनांक क्या हो जाए, तो इसको नोट करो, तो मैं हटाऊं फिर तीसरा लिख दूं बेटा। हाँ, जो भी बनाना। न्यूमेरिकल वाले के साथ चलिए, हो गया यहां तक। अब तीसरा केस लिखूं, सी नंबर देखो क्या कह रहा है। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो हमारा लेंस पारदर्शी समतल प्लेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। नोट करो उसको। अब देखो इधर, अब उसने कहा है कि यदि आप लेंस को ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक उतना ही है जितना लेंस का है, जितना किसका है, तो फिर आपका वो लेंस किसकी तरह काम करने लगेगा। तो जो अपवर्तनांक की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो हमें तीन केस देखें। पहली बात, लेंस को द्रव में डुबोना है, लेंस को द्रव में डुबोना है, द्रव में डुबोना है। ध्यान समझिएगा। मान लिया कि लेंस का अपवर्तनांक है n, कितना है, और द्रव का अपवर्तनांक है nl, कितना है। तो तीन केस बने थे। कितने केस बने हैं, तीन। केस नंबर वन कहता है कि द्रव का अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो द्रव के अपवर्तनांक से, लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो किससे, द्रव के अपवर्तनांक से। तो हमारा जो लेंस है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की क्या बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर आपने फोकस दूरी बढ़ जाती है परंतु प्रकृति नहीं बदलती। तो अगर आपने ऐसे द्रव में लेंस को डुबोया है जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो वहां पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी परंतु उसकी प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही यहां तक। केस नंबर 2, यदि
द्रव का अपूर्णांक ज्यादा हो जाए किससे? लेंस से। द्रव का अपूर्णांक ज्यादा हो जाए किससे? लेंस के अपूर्णांक से। तो प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति बदल जाएगी। और कैसे बदलेगी? अवतल है अगर, कैसा है? अवतल लेंस है तो वह उत्तल लेंस हो जाएगा। और अगर उत्तल लेंस है, अगर वो कैसा लेंस है, तो वो आपका किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा? अवतल लेंस की तरह। सही है? अवतल है तो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस। तीसरा केस, अगर द्रव का अपूर्णांक और लेंस का अपूर्णांक बराबर हो जाए, द्रव का अपूर्णांक और लेंस का अपूर्णांक क्या हो जाए, तो लेंस आपका जो है, कौन चीज बेटा? लेंस समतल पारदर्शी प्लेट बन जाएगी। समतल पारदर्शी प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ये तीन केस है, इनको अलग से बना ले ताकि याद रहे और इंपॉर्टेंट कर लेना। वहां पूछा जाता है कि लेंस के अपवर्तनांक के साथ होने वाली कंडीशनों को लिखिए। ठीक है, तो लेंस अपवर्तनांक तीन तरह से होता है। द्रव में डुबोना है तो तीन केस बन सकते हैं। द्रव का पूर्णांक लेंस से कम हो सकता है, द्रव का पूर्णांक लेंस से ज्यादा हो सकता है, और या दोनों बराबर हो सकते हैं, और तीनों केस हैं। कल हमने स्नेल के नियम की बात की, स्नेल का नियम, और उसको हमने पढ़ा था कि स्नेल का नियम ये था कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू था नीतांक। ठीक है, इस नीतांक को आज हम लोग बोलेंगे अपवर्तनांक। इसको क्या बोला जाएगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को दिखाते हैं यन से जुड़े, फिर दिखाते हैं तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर बराबर किसके हो जाएगा? अपवर्तनांक के बराबर होगा। तो लिख लो इस बात को। इसे कहते हैं ये नियतांक तो हो गए। हो गया। लेकिन यहाँ पेपर रद्द हो गए हैं रे, ना दर्द तो है। आई बराबर आपतन कोण, आई बराबर आपतन कोण, आर बराबर अपवर्तन कोण, और यन बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिए, जैसे कहीं पर लिखा हो ए अपवर्तनांक बी, इस तरह से अगर कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो? ए अपवर्तनांक बी, तो इसको खोलोगे बी का अपवर्तनांक डिवाइड बाई ए का अपवर्तनांक। अगर इसी सूत्र को आप वेलोसिटी के साथ खोलना चाहते हैं, चाल के साथ, किसके साथ? तो हो जाएगी, ये माध्यम है, ए बी क्या है बेटा? माध्यम। ठीक है, तो बी माध्यम का पूर्णांक डिवाइड बाई, लेकिन अगर आप इसको बेग में खोलना चाहते हैं, किसमें खोलना चाहते हैं, तो हो जाएगा प्रकाश की चाल माध्यम ए में, कितने बेटा? डिवाइड बाई प्रकाश की चाल माध्यम बी में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ए एन बी बराबर होता है एन बी बाई एन ए, और या फिर यही बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ माध्यम ए डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ माध्यम बी। तो अगर स्पीड दी है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और अगर अपवर्तनांक दिया तो फिर ये वाला लगाएंगे। तो ये नोट कर लेते हैं दोनों सूत्रों को। पुनः लिख लें, ये तो मैंने ग्रुपिंग दिया है, इसको भी लिख लें। हो गया। अब देखो सवाल कैसे आते हैं। ठीक है,
पहला सवाल लिखिए, कांच तथा जल के अपवर्तनांक, कांच तथा जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में क्या होगा? नोट करें। देखिए अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे। बोला कांच तथा जल का अपवर्तनांक दिया है, किसके संदर्भ में? वायु के संदर्भ। बोला कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में लिखो। किसके लिखे में? पहली बात देखो, संदर्भ का मतलब बताओ। संदर्भ का मतलब है सापेक्ष। संदर्भ का मतलब क्या है बेटा? जिस सवाल की ट्रिक क्या होती है, ट्रिक समझ लीजिए। जिसके सापेक्ष बोले, इसके क्या बोले? उसका अपवर्तनांक से भाग देना है। उसके अपवर्तनांक से क्या बोलना है? जिसके सापेक्ष बोला जाएगा उसी के अपवर्तनांक से हमें भाग देना है। तो हमें क्या निकालना है? कांच का अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना बेटा? कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष, जल के सूत्र क्या होगा? जल का अपवर्तनांक अभी बताया ना, जिसके सापेक्ष निकालना हो उससे भाग देना है। किसके सापेक्ष निकालना है? जल के। तो जल का अपवर्तनांक नीचे रख दिया और कांच का अपवर्तनांक कहां रख दूंगा? कांच का अपवर्तनांक। यहां तक बताओ। तो क्या बेटा इसको लिखे? अपवर्तनांक का सूत्र होता है ये। किसका अपवर्तनांक बेटा? जल मतलब वाटर का एयर ग्लास। ये होगा कि जल का, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ये लिखा जाएगा। तो अब बताइए जल का अपवर्तनांक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एन जी डिवाइड बाई, यही बताया था कि अगर लिखा हो एन ए बी तो क्या बोलते हैं, यही खुलेगा। अब बताइए कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया? जल का कितना दिया गया? 3 से 3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। 4 कहाँ आएगा? यहाँ पर। क्या बनेगा बेटा? डब्ल्यू एन जी इक्वल टू बनेगा 1/, ये बनेगा। नोट करो। नहीं कटेगा, नहीं सॉरी कटेगा नहीं कटेगा। वैल्यू जब आप रखेंगे एन जी 3/2 डिवाइड बाई 4/3, 3 सब ऊपर जाएगा। ये बन जाएगा बेटा डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 9/8 आएगा। अब नीचे लिख देना है। आता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 होगा। कितना होगा बेटा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का तुम अपने से करोगे जी। देखो बेटा, वायु के सापेक्ष जल और कांच, जल और कांच के अपवर्तनांक
क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? सेम ऐसे इस वाले इसको करो। 29 आना चाहिए। हाँ 20/9 ना और मैं करके दिखाऊं। 20/9 है आप। सवाल क्या? कांच का जल के सापेक्ष, कांच का ध्यान सुनो जरा, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या सवाल ये है? मैंने क्या बोला है? जिसके सापेक्ष पूछे उसका पूर्णांक नीचे रखना है। किसके सापेक्ष पूछा है? कांच का जल के, किसके? यानी कि जल का पूर्णांक कहाँ रखूंगा? जल का अपवर्तनांक। और दूसरे का पूर्णांक कहाँ रखूंगा? ऊपर। ऊपर किसका आएगा बेटा? तो यहां तक तो क्या लिखूं इसको? वाटर का के सापेक्ष हमें ग्लास का चाहिए अपवर्तनांक, सही है? तो बताइए कांच का पूर्णांक सवाल में कितना बोला? वायु सापेक्ष जल और कांच, यानी कि ये जल का है और ये किसका है? तो क्या मैं लिखूं? कांच का पूर्णांक बटे जल का 3 कहाँ जाएगा? यहाँ 20/9 का बताया, ये बताओ सही है। ऊपर जाइए तो क्या बेटा? 5 गुणे 3 बटे 4 गुणे 5 गुणे 3 का ये क्या पूरा कर रही हो ना? क्या ऊपर करो चाहे तारे करो। अरे रुकले तो क्या कह रहा है? ये नहीं होगा क्या? अरे ये नहीं सही है कि नहीं सही? ये सही है तो कितना आ गया? 5/4 आ गया ना? ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? आता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/4 होगा। कैलकुलेशन कंफ्यूज कर देते नहीं होगा क्या? ये सही है। नोट कर लो। कितनी अच्छा पढ़ लिया बता दो। नीचे नीचे का कूड़ा हो तो ऊपर, नीचे का कूड़ा हो तो बता दो। ऊपर नीचे का गुण होगा। ना मार जाओ, आंसर तो सही है। नीचे वाला सब ऊपर देखना। नीचे वाला सब ऊपर। हाँ एक का प्लाट है। एक का सही है। का हो गया उसका मतलब। और तो बताओ तो बात यार, इधर आपकी बगल में बैठ हो गई। हमेशा याद रखना इन सवालों की ये भी ट्रिक है, जिसके सापेक्ष पूछे उसका पूर्णांक नीचे, दूसरे वाले का ऊपर। अगर ये फार्मूला बनाना सीख गए तो सवाल गलत नहीं होगा। जिसके भी सापेक्ष या संदर्भ में बात करें उसका पूर्णांक नीचे रखना है या उसी के पूर्णांक से भाग देना है, ऊपर जिसका पूछ रहा है। सही है यहाँ तक? अब लिखो ये सवाल। गौरव आ रहे हैं बिल्कुल लगा दे। पहले तुम्हारी डाल पहले ऊपर नीचे करा देना। हमें ये थोड़ा बहुत पूरे डिब्बे प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण व अपवर्तन कोण में सही संबंध है। एक वीडियो लाइक कर बताइए प्रकाश का अगर अपवर्तन हो रहा है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच में कौन सा संबंध बनेगा?
ये ना ये ना ठीक है मैं भाई ये क्या होगा? ये नंबर ये नंबर होगा। कल बताया था कि जब माध्यम ए से माध्यम दो में इसमें कोई प्रकाश की किरण जाती है, वो अपनी वास्तविक मार्ग से या तो थोड़ा अंदर और या तो थोड़ा बाहर से जाती है। आई यहाँ है, या तो आर ये होगा, या तो आर बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, यानी कि कभी भी आई बराबर नहीं हो सकता किसके। ये अपवर्तन का नियम है। किसका नियम है? अपवर्तन का नियम। यही होता अगर परावर्तन के लिए। किसके लिए होता? तो हमेशा एंगल आई किसके बराबर होता बेटा? पहली कंडीशन किसकी है? परावर्तन। अपवर्तन में क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है, अपवर्तन कोण होता है, वो थोड़ा सा घट जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, यानी कि कभी भी आई आर के बराबर नहीं होगा। ये अपवर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम है कि आई किसके बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन में प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में रहती है सदैव, और इसमें माध्यम बदल जाता है। माध्यम बदल गया तो कोण बदल जाएगा। सही यहाँ तक? तो कौन सा ऑप्शन होगा? अरे वो दवाई के डाल देके तो परिवर्तन इतना बेटा यहाँ तक होगा। ऐसा लिखना है, नहीं हुआ रुक जाइए। ये दोनों कंडीशन जरूर लिख लेना। ये नोट जरूरी है कि अगर अपवर्तन के विषय में तो ये कंडीशन और परावर्तन के विषय में तो मैं गौरव जी के लेवल का जवाब देता हूँ। क्वेश्चन परावर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? परावर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश की चाल, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है बेटा प्रकाश की तीव्रता, चंपा जी आपसे कह रही हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और डॉली जी आपसे कह रही हैं प्रकाश की आवृत्ति। बताइए इनमें से कौन सही है? पहले नहीं बोलूंगा ना इससे ना पहले नहीं बोलूंगा कितना लाते थे। फिर बताइए कौन सा तुम टिक कर देंगे दिया कहा है कौन सा होगा बेटा? मेरा मैं आपके डॉली की सही हूँ। नंबर
प्रकाश की आवृत्ति का भी नहीं बदल। कोई जब परावर्तन का नियम पढ़ाया गया तो वहां 2 नोट लिखाए गए थे। परावर्तन के नियम जब लिखाए गए तो वहां पे 2 नोट्स लिखे थे। मैंने लिखा है कि ये चीजें आपकी परिवर्तित होंगी और ये चीजें परिवर्तित नहीं होंगी। बोल के देख लो जाके। परावर्तन के नियम में पहुंचो, नोट पढ़ी होंगी बाद में। ये तो 10 सही है। तो प्रकाश की आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगी परावर्तन के बाद। लिखें तो नोट लिखे नहीं जाए उसको पढ़ लिख चाहिए पढ़ने बता दिया। अगला लिखा बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक दूसरे क्वेश्चन का मान है एक से कम, एक से ज्यादा, एक से छोटा पर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, अनंत से कम। बताइएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है? देखिए ध्यान से देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बेटा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते जब हम किसी माध्यम की अपवर्तनांक निकालते हैं निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? यानी वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो अगर वायु के सापेक्ष निकाल रहे हो तो प्रकाश की वायु में 4, वायु में 4 और डिवाइड क्या हो जाएगा? माध्यम की 4, माध्यम की क्या बेटा? 4। प्रकाश में माध्यम की 4, तो माध्यम में प्रकाश की 4, तो वायु की 4 कितनी होती है? नीचे कुछ भी चाल रहा है, कभी भी चाल 3 × 10 कहते 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। यानी कि सदैव कौन सा नंबर बड़ा रहे? ऊपर वाला, क्योंकि ये सर्वाधिक वेग है, इससे ज्यादा वेग लाया नहीं जा सकता। तो अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, जब भी भाग दोगे नीचे से हमेशा वैल्यू 1 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। यानी कि अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से क्या रहेगा? निरपेक्ष का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी भी चीज का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष। तो वेग के साथ संबंध क्या होता है? जिसके सापेक्ष हो उसका वेग ऊपर और अपवर्तनांक उल्टा होता है। जिसके सापेक्ष हो उसका अपवर्तनांक नीचे, जबकि वेग में उसका उसके उस माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे। तो किसके सापेक्ष बोला गया है? निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब क्या? वायु। तो प्रकाश की वायु में 4 डिवाइड कर देंगे प्रकाश की माध्यम में 4, लेकिन वायु की चाल सर्वाधिक और इससे ज्यादा चाल हो नहीं सकती, माध्यम की चाल कम ही होगी। माध्यम की चाल कम है, यानी कि एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दे रहे हैं। जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देते हैं तो वैल्यू हमेशा एक से क्या आती है? ज्यादा। कौन सा आंसर सही हो? बट यहाँ पर सवाल केवल इस बात पर पूरा डिपेंड है कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सिर्फ इतना सा मतलब है किसी भी प्रकाश की वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना। ठीक है मिस्टर? 1000 कलू जी नोट करो। 1008 लॉक कर दिया था ना, गुड है वो। और ट्यूब पास में इतनी ढेर चीजों को लॉक कर देगा। और लॉक और अनलॉक की बात करता है, डालते ही कि नहीं डालते? इस पे है पूरा सवाल में डिजाइन कर देते। सही आता? नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा, प्रकाश का उत्क्रमणिका का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणिका का सिद्धांत।
प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ओके, अब देखो आपने क्या लिखा, यदि कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होकर जा रही थी, लेकिन अंत में आप वो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आए जहां तो चलना स्टार्ट की, जहां तो क्या गई थी। तो अगर ऐसा हो रहा तो यही घटना कहलाती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, और उसके विषय में पढ़ना कहलाता है उसका सिद्धांत। जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होते हुए अपने प्रारंभिक माध्यम में पुनः लौट आती, अपने प्रारंभिक माध्यम में पुनः लौट आती है, तो यही घटना कहलाती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, जैसे हम बात करें, ध्यान से मान लेते बेटा ये हमारा कोई कांच है, ये कोई क्या है, कोई प्रकाश की किरण यहाँ वायु से आई बेटा, कहां से आई, वायु से। और ये कांच में जा रही है, थोड़ा में क्या करेगी, अपने मार्ग से विद्युत हो जाएगी, सही है। और फिर यहाँ से ये तो हमारा परपेंडिकुलर पड़ गया, और यहाँ से फिर वो अपने मार्ग में वापस लौट आएगी, तो वायु से चली थी और वायु में लौट आएगी। ये घटना कहलाएगी प्रकाश का उत्क्रमणीयता। वायु से प्रकाश की किरण चली थी और फिर कहां से आ गई, विभिन्न माध्यमों से होते हुए अगर कोई प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक माध्यम में पुनः लौट आती है, अपने प्रारंभिक माध्यम में क्या हो जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तनांक। भाई ये वाली तो अभी को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम फिर बदल गया तो इधर चली गई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जब प्रकाश की किरण बेटा वायु से कांच में गई, कांच में गई, ध्यान देखना, यानी कि अपवर्तनांक लिखना है, वायु से कहां जा रही है वो, तो वो क्या होगा, साइन, ये एंगल होगा आई, और ये एंगल क्या हो जाएगा, तो साइन आई बटे कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। तो यहां तक तो अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटे साइन आई का कोण। अब यहां दूसरे में देखिए, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में गई, कांच से कहां गई बेटा, ध्यान समझना, कांच से जब वायु में गई, देखो जब ये कांच यहाँ पर था, ये आपका परपेंडिकुलर, ये एंगल था, ये क्या था, ये एंगल क्या होगा आर, और ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा आई। तो ध्यान से देखो, इसके लिए लिखेंगे क्लास ऑफ ईयर। अब अपवर्तन कोण कितना है आई, तो साइन को आर डिवाइड बाई परावर्तन कोण कितना हो गया, भाई जब माध्यम सेम तो एंगल सेम ना, तो ये नीचे वाला कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। तो यहाँ पर परावर्तन कोण आई हो जाएगा, और यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा। अब अगर समीकरण 2 इसको मान ले, क्या मान ले, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का आपस में गुणा करने का, आपस में क्या करने को बेटा, क्या आप ये लिख सकते हैं कि ए एन बी गुणे जी एन ए इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई आर से आर कट जाएगा आई से, तो आप ये कह सकते हैं इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर अपने प्रारंभिक माध्यम में जाती है, तो सभी माध्यमों का अपवर्तनांक का गुणनफल, सभी माध्यमों के अपवर्तनांक का सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो माध्यम 1, ध्यान समझना, माध्यम 1 से माध्यम 2 3 4 होते हुए पहुंच गई 1, तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान समझना, 1 से 2 के सापेक्ष, 2 का 3 के सापेक्ष, 3 का 4 के सापेक्ष, और 4 का सब का अपवर्तनांक का गुणनफल कितना होगा, लेकिन प्रकाश किरण एक ही चलेगी तो कहां पहुंच गए। तो यही है कि अगर कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होते हुए अपने प्रारंभिक माध्यम में पुनः वापस आ जाती है, तो उन सभी माध्यमों के अपवर्तनांक का गुणनफल, उन सभी माध्यमों के
नक्का पूरा कदम कितना होगा एक होगा